चलिए देखते हैं कूलॉम का नियम। तो यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए हम लोगों का क्या होता है, वैलिड होता है। कथन स्टेटमेंट क्या होता है, कूलॉम नियम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट के पहले हम लोग देखते हैं कि आप जानते ही हैं कि अगर देखो दो पॉइंट चार्ज हमने लिया Q1 और Q2, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच का हम लोग दूरी कितना लिया, R। तो देखिए दोनों ही जो पॉइंट चार्ज हैं सेम नेचर के हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर भी -Q1 -Q2 है तो रिपेल ही करेगा, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो देखो जब यह नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का परिमाण दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कूलॉम का जो नियम होता है वो कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का जो परिमाण होता है, यहाँ पर परिमाण की बात कर रहे हैं, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कूलॉम साहब ने अपने प्रयोग के आधार पर कहा था। ठीक है ना, हम लोग भी उसको देख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट पढ़िए आप लोग, ज़्यादा लेंदी करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये होता है हम लोगों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये तो हम लोगों का जो बल है वो तो एक सदिश राशि है सर, तो इसका तो एक परिमाण बताए, इसका दिशा किधर होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है ना, देखो जो स्थिर विद्युत बल की जो दिशा होती है वो हमेशा दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के आरेख होती है। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे कैसे इसी रेखा पर विकर्षित कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देख लिए यहाँ पर दोनों केस में, और क्या कर रहा है यहाँ पर जब दोनों अपोजिट चार्जेज हैं, विपरीत स्वभाव के आवेश हैं, तो दोनों का बीच का जो हम लोग का विद्युत बल है कूलॉम, इसको विद्युत बल को कूलॉम बल भी कर सकते हैं, जो कूलॉम बल है दोनों बिंदु आवेशों के जोड़ने वाली रेखा के आरेख ही लग रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के आरेख लगता है। देखो जनरली बुक में इतना ही तक छोड़ देता है, लेकिन आप लोग को यह भी लिखना चाहिए, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो यह उसका परिमाण हो गया, ये उसकी क्या हो गई, दिशा हो गई। ठीक है ना, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप दोनों में से किसी को ले लो।
तो देखिए अब इसका हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर फिगर में क्या है कि दो बिंदु एस Q1 और Q2 ले लिया गया है। चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। उसके बीच की दूरी कितनी है, r है, और दोनों के बीच का जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने है, F है। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू नियम, ठीक है ना, तो नियम के अनुसार पहला पॉइंट क्या है कि जो स्थिर विद्युत बल का परिमाण है F, वह समानुपाती होता है किसके, तो दोनों ही जो आवेश होते हैं उनके परिमाण के गुणनफल के। और दूसरा में क्या होगा कि जो बल F होता है वह दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब दोनों ही को संयुक्त कर लो, कंबाइन कर लो। संयुक्त करने पर तो क्या देख लीजिएगा, F समानुपाती हो गया मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 और r²। सर मॉड क्यों ले लिए, मॉड इसलिए लिए कि देखो यहाँ पर विद्युत बल का परिमाण लेना, परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, इसलिए मॉड लेना ज़रूरी है। कभी कभी तो लोग नहीं लेता है, लेकिन लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से चलो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसको है तो क्या आप लिख सकते हो बताओ, F बराबर C, कुछ समानुपाती को मान लेते हैं K, छोटा K कह लेते हैं, K Q1 का मॉड Q2 का मॉड बटा में r², जहाँ K क्या है बताओ, K एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है ना। यह हम लोग का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, ठीक ना, एकदम यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना ही जान लो। तो इस तरह से के एक समानुपाती नियतांक है, तो F जहाँ K का जो वास्तव में देखो मान होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको कहते हैं नॉट, ठीक ना, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और नीचे में जो जीरो है उसको हम लोग कुछ नॉट लगा देते हैं तो उसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वह होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12, कुछ यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्यों होता है देखा जाएगा, ठीक है ना। या इसको अब ये सब थोड़ा सा याद ही करना होगा, ठीक है ना। अब देखो इस एप्सिलॉन का मान 4 पाई, इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जब मान इसमें रखेंगे तो के का वैल्यू आपको यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, सब रखोगे ना तो के का मान लगभग में आ जाएगा 9 गुना 10⁻9, और के का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, F इंटू r²। तो फोर्स के लिए कितना हो गया न्यूटन, r² तो कितना हो गया मीटर स्क्वायर, और फिर Q1 Q2 कूलम गुना कूलम तो कूलम स्क्वायर। तो के का इतना हम लोगों का वैल्यू दिमाग में रखना होगा, ओके। तो इस तरह से यह हमारा सूत्र हो गया। आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके बीच का दूरी कितनी है, r है, ठीक है ना। तो देखो Q1 Q2 है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा K Q1 Q2 का मॉड बटा में r², और जहाँ K होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान हम लोगों को लगभग में आता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो पहले से सबसे सिंपलेस्ट बात जो है ये हम लोगों का जो इसका सूत्र मिला, ठीक है ना। अब होता है कि सर इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना होगा
कि विद्युत बल वेक्टर F की दिशा देने के लिए दो बातों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर दो बिंदु सर आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी अगर r है और इनको अभी कहाँ रखा गया है, तो निर्वात में या हवा में रखा गया है, तब इनके बीच का जो विद्युत बल का परिमाण होता है वो लिखते हैं K Q1 Q2/r²। कितना होता है K Q1 Q2/r²। तो हम इसको एकदम याद रखना होगा। इसी पर आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा हम लोगों का थ्योरी निर्भर करेगा। और K का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4π0, और उसका हम लोग लिखते हैं लगभग में उसका जो मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है ना। अगर Q1 Q2 R का मान दिया रहेगा तो आप इतना रख के आप निकाल सकते हैं। और विद्युत बल, अब तुम्हारे दिमाग में आया सर विद्युत बल एक सदिश राशि है, तो उसकी सर दिशा कैसे देंगे। इसकी दिशा देने के लिए दो बातों को आप ध्यान में रखिए। क्या क्या सर, तो पहला तो ध्यान में यह रखना होगा कि ठीक है ना, कि इसकी दिशा दोनों आवेशों, कैसे आवेश, बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के आरेख होता है। और दूसरा हम लोगों का क्या होता है कि ए में याद रखना, अब बल दिशा देते समय या तो जोड़ने वाली रेखा का आरेख ही होगा। फिर याद रखना कि समान स्वभाव के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा बी में लिखना कि विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। यह अगर यह बात दिमाग में रखिएगा तो आप आसानी से दे सकते हैं। देखते हैं कैसे, तो देखो इसके बाद वेक्टर में आपको एक ऐसा सदिश जो देने आता है उसको आपको दिमाग में रखना होगा। और हम एक आवेश ले लेते हैं Q1 और इस पर आवेश क्या लेते हैं कुछ Q2, दोनों धन आवेश ले लेते हैं। आप एक प्लस माइनस भी ले सकते हो, आपका मन। देखते हैं कैसे, ये देखो, और दोनों का बीच का जो हम लोगों का दूरी है वो कितने हैं, कुछ r है। तो बताइए, फिर इसके बाद देखो आपका जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से भी सदिश का बहुत थोड़ा सा यूज करके भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस बात को कि दो बिंदु के बीच के जो लगने वाला कूलम्ब बल होता है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो आप क्या कर लो कि दो आवेश ले लिए, धन आवेश ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अप्रोच सीख लो Q1 Q2, और मान लेते हैं कि दोनों क्या हैं, यह एक्स एक्सिस पर रखे गए हैं। ठीक है ना। और ये बात दिमाग में रखना होगा कि धनात्मक एक्स एक्सिस की ओर हम लोग जो इकाई सदिश होता है कितना होता है आई कैप, और ऋणात्मक की ओर कितना होता है माइनस आई कैप। ये बात दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो देखो, तो आप बारी बारी से काम कर लो। तो देखते हैं कि पहले देखते हैं कि जो बिंदु आवेश Q1 है उस पर Q2 कारण सर बल कितना लगेगा। तो बताओ, जिस पर बल निकालना है तो कलम वहीं पर रखो,
रख लिया। तो बताओ ये कैसा है, धन आवेश, यह कैसा है, धन आवेश। तो धन आवेश प्लस Q1 पर Q2 कारण, तो धन आवेश को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो किधर विकर्षित करेगा, Q1 को Q2 क्या करेगा, इधर विकर्षित करेगा। याद रखना, जिस पर बल निकालना है कलम वहीं पर रखो, वहीं पर फोर्स को दिखाओ। तो देखो यहाँ से Q1 प्लस Q2 प्लस, तो प्लस प्लस को क्या किया, विकर्षित कर दिया, किधर, इधर। तो इस तरह से हुआ फोर्स ऑन 1 और ड्यू टू 2, यानी 1 2, इसको 12 मत पढ़ना, F12 यानी बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा F12 है वो क्या है, ये हम कहते सकते थे कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण विद्युत बल, तो क्या हो जाएगा, F12 बराबर। तब देखिए अब यह सदिश है, तो सदिश में दो चीज़ होता है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण कितना लिख लीजिएगा बताइए। तो परिमाण लिखने के लिए बताए थे K, और मान लेते हैं कि हम लोग का निर्वात या हवा में ही है, निर्वात या हवा में है। तो K बताओ Q1 का मॉड, तो Q1 प्लस है तो Q1 हो जाएगा, Q2 का मॉड तो प्लस है तो प्लस रह जाएगा। अब बटा में दूरी कितना है, R²। अब बताओ इसकी दिशा, यह तो परिमाण लिख लिया, अब इसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा क्या होगी बताइए। तो F12 माइनस आई की तरफ है, तो इकाई सदिश दे दो, ये हो गया माइनस आई। उसी प्रकार से अब फिर बात करते हैं कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण विद्युत बल क्या होगा। ठीक है ना, तो उसको क्या लिखोगे, F21, F21। तो F21 2 पर 1 के कारण, तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं कि किस पर बल निकालना है, Q2 पर, किसके कारण, Q1 कारण। तो आपको कॉलम को आप Q2 पर ही रखो, जिस पर बल लगाना है उसी पर रखो। और बताओ Q2 कैसा है, प्लस, Q1 भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। इसलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, धनात्मक x की ओर, और इसको किसी ने लिख दें F21। ओके, अब बताइए इसका परिमाण कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा में R²। इसकी दिशा क्या होगी, I कैप। ठीक है ना। तो आप ये जो दोनों फोर्स F1 to F21 देख रहे हैं, तो देखो दोनों का परिमाण क्या है, समान है, और दिशा क्या है, विपरीत है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि F12 बराबर है माइनस F21 का। बताओ यहीं किसका कंडीशन होता है, ये किसका कंडीशन होता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का। बराबर चिन्ह बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना, ये F12 बराबर, तो देखते हम कह सकते हैं इस प्रकार कूलम्ब बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालन करता है। क्लियर। तो इस तरह से एकदम सिंपल आइडियाज में आप दिखा सकते हैं। ओके, और यहाँ से अभी सीख लिया तुम लोगों ने, थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि सर विद्युत जो बल है उसकी हम लोग दिशा कैसे देंगे। तो दिशा देने के लिए आप थोड़ा सा इकाई सदिश का ध्यान में रखना होगा, और जो दो बात बताए कि विद्युत बल की दिशा हमेशा दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के आरेख लगता है, और समान स्वभाव के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक अगला क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं थ्योरी का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को पता है कि अगर दो बिंदु आवेश आपको दिया है Q1 Q2 और R दूरी होता है, तो इसके बीच का हम F कितना निकाल लिए थे बताओ, K Q1 Q2 अब बटा में R²। इसी K के जगह पर हम लोग लिखते थे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू कितना होगा Q1 Q2 अब बटा में R²। तो बताइए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसी को हम लोग कहते हैं निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ठीक है ना, यानी एप्सिलॉन नॉट, इसी का हम लोग का विमीय सूत्र ऐसे मात्रक निकालनी है। तो बताइए जिसका अगर फॉर्मूला निकालना है,
बीमीय सूत्र निकालना है तो पहले जानना चाहिए कि सूत्र क्या है उसका, और सूत्र में वह कहाँ पर उसका रोल क्या है। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हो बताओ। इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एफ, अरे दोनों की जगह बदल दो, इंटू Q1 Q2 बटा में r²। ठीक है ना। तो इस तरह से कुल मिला के आप देखिएगा कि जो 4 पाई है तो वह एक नंबर है, संख्या है। तो ये संख्या है तो संख्या क्या होता है, विमाहीन होता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर F क्या है, बल, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है उसको निकालते समय देखना पड़ेगा कि यह किस किस बात पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट किस किस बात पर निर्भर कर रहा है, तो बताइए। Q1 आवेश है, तो आवेश गुना, फिर Q2 आवेश है तो फिर आवेश गुना आवेश से लिख लो, चाहे आवेश का वर्ग कर लो, कोई बात नहीं है। और 4 पाई छोड़ देते हैं। F क्या है, बल है, R क्या है, दूरी, तो दूरी का वर्ग कर लेना और इसके बाद इसको आप बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, तो बताओ आवेश, तो आवेश का हम लोग का कितना होता है, विद्युत धारा गुने समय। बार बार कहते हैं कि आवेश का सब बीमीय सूत्र याद रखो, तो कितना हो जाएगा AT, फिर इस आवेश का AT, अब बल का बीमीय सूत्र तो MLT के पावर -2, और दूरी का L लंबाई है तो L का स्क्वायर, आवेश गुना आवेश, अब फिर कितना हुआ बल, फिर दूरी का। तो देखो आवेश का कितना होता है, विद्युत धारा गुना समय था AT, फिर गुना AT, बल के लिए एकदम याद है, बहुपदी सूत्र है MLT पावर -2 गुना दूरी का लंबाई तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो बड़ा ब्रैकेट में जब डाल दीजिएगा तो यह कितनी हो जाएगी बताओ। इसको हम लोग किनारे में लिख सकते हैं, ये आपके लिए था कि किस तरह से हो सकता है सर। देखिए कितना हो जाएगा, A गुना A स्क्वायर, T गुने T स्क्वायर, फिर कितना M, L और L स्क्वायर मिल कितना हो जाए L पर 3, अरे पावर 1 है तो 1 2 1 3, और फिर T के पावर कितना हो गया -2। अब आप इसको सजा लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी बता दीजिए। M ऊपर लेके चल जाते हैं तो M के पावर में -1, L ऊपर चल जाएगी तो -3, और T जब ऊपर जाएगा तो T पर +2 है, +2 और फिर T स्क्वायर है तो T 2 2 4 हो गया, और फिर A का स्क्वायर। ठीक है ना, बुक में कभी A के जगह पर I भी लिख लेता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, M पावर -1, L पावर -3, T पावर 4, A के बदले में कभी कभी I भी लिखा रहता है, तो उसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो NCERT में A लिखा रहता है, लेकिन पहले जो SC वर्मा वगैरह की सब बुक है उसमें I सब दिया हुआ रहता है पुराने कन्वेंशन में। तो एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो बताओ आवेश का कूलम, फिर कूलम है तो कूलम स्क्वायर, बल के लिए न्यूटन, इंटू दूरी के लिए मीटर स्क्वायर। देखिए ना, आवेश के लिए कूलम गुना कूलम, कूलम स्क्वायर, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, तो यह होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो लोग को बाद में जब संधारित्र कैपेसिटर पढ़ोगे ना तो वहाँ पर तो लोग को बताया जाएगा। फैराड प्रति मीटर, इसको हम लोग कहते हैं फैराड, एम क्या होता है मीटर। ठीक है ना, तो यह हम लोग का फैराड प्रति मीटर भी होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो इसीलिए जो एप्सिलॉन नॉट का जो हम लोग का वैल्यू होता है, कभी कभी हम लोग को परीक्षा में पूछता है कि देखो 8.85 गुना 10 के पावर -12, तो इसका यूनिट कितना लिखते हैं, कूलम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। या तुम लोगों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यह भी पूछा था कि एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन का मान क्या है, तो 8.85 गुना 10 इसका यूनिट देता है फैराड प्रति मीटर, ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है ना, यह चीज़ इसको बाद में पड़ेगा, इसलिए इस पर स्टार कर लिए, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए अपना दिमाग में रखने के लिए तो लोग को बता दिए। ठीक है, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या पारगम्यता क्या है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में स्थिर विद्युत बल के परिमाण तथा उनके बीच माध्यम में विद्युत जो बल का परिमाण का अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पारगम्यतांक। इसे एप्सिलॉन आर या के से सूचित करते हैं। इसके लिए सूत्र देखा क्या होगा, एप्सिलॉन या के बराबर निर्वात में विद्युत बल का परिमाण बटा में माध्यम में विद्युत बल का परिमाण का अनुपात। और हमेशा से याद रखना कि दो बिंदुओं के बीच निर्वात में बल का जो मान होता है माध्यम की तुलना में अधिक होता है। ठीक है ना, इसलिए एप्सिलॉन के का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, और यह क्या है, विमाहीन तथा मात्रक हीन राशि है। ठीक है, ये बात दिमाग में हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि
माध्यम में जब दो बिंदु आवेश रहेंगे तो उनके बीच का विद्युत बल का परिमाण क्या होता है। ठीक है, सूत्र। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच जो आरोपित कूलम्ब बल या विद्युत बल होता है उसका सूत्र क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए, मान लो कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा कितना है Q2, और इसके बीच की दूरी कितनी है हम लोगों का R। इसको किसी माध्यम में रख दिया गया, इसको किसी माध्यम में रखा गया है जिसका हम लोग का परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R या K है। तो किसी एक ही लेके चलते हैं अभी, एप्सिलॉन R, उसका परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R, या उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है एप्सिलॉन R है। ठीक है ना, यह जरूरी है। कभी भी अगर माध्यम में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं तो यह जरूरी है कि आपको यह जरूर देगा कि उसका सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एप्सिलॉन R होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, तो निर्वात में विद्युत बल बटा में माध्यम में विद्युत बल का परिमाण का अनुपात है। तो बताइए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो F माध्यम बराबर F निर्वात बटा में एप्सिलॉन R। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, तो F अगर आपको माध्यम में लिखना है तो बताइए कि निर्वात में विद्युत बल का मान कितना होता है, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर n2 Q1 Q2 का मॉड अब बटा में R²। ओके, अब बटा में एप्सिलॉन R से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो कुल मिला के आपको देखिए पता चल गया यहाँ से कि सर माध्यम में जो विद्युत बल का परिमाण का अनुपात हो कितना होगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n2 एप्सिलॉन R n2 Q1 का मॉड Q2 का मॉड अब बटा में R²। तो देखो, जब अगर दो बिंदु आवेश माध्यम में अगर स्थित हैं तो उनके बीच का जो विद्युत बल होता है वो होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और Q1 Q2 का मॉड बटा में एप्सिलॉन R। तो सिर्फ निर्वात में क्या फर्क आ गया, एप्सिलॉन R का, एप्सिलॉन R से सिर्फ क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना, तो ये इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर निर्वात में आपको विद्युत बल पता है तो सिर्फ उसके माध्यम के सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक से भाग दे दोगे तो आपको डायरेक्ट ही वह माध्यम में बल निकल जाएगा, यदि निर्वात में विद्युत बल आपको पता है तब। ठीक है ना, नहीं तो आपको अगर सब वैल्यू दिया गया है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आ गए। देखिए, इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि F माध्यम बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R को हम लोग कंबाइंड करके, इसको कंबाइंड करके सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन इनटू Q1 का मॉड Q2 का मॉड और बटा में R²। ठीक है ना, ऐसा भी लिखने का तरीका है, जहाँ एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। देखो इसमें 3 तरह के, यह भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में ये रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में यह भी रिलेशन पूछा जाता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। अब तीनों का मतलब क्या है तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो क्या है बताइए, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, कहते हो कि नहीं कहते हो। एप्सिलॉन R को आप क्या कहते हैं, ठीक ना, तो माध्यम की सापेक्षिक, देखो यहाँ पर सापेक्षिक वर्ड है, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन है इसको क्या कहते हैं, देखो एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, सिंपल इसको क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। ओके, यह चीज़
यह दिमाग में हम लोगों को रखना होगा कि तीनों ही वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और आप लोगों को एप्सिलॉन आर का कुछ वैल्यू हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पर एप्सिलॉन का मान लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कुछ माध्यम, ठीक है ना। तो देखो जैसे हवा के लिए अब निर्वात है, तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन का मान 1 हो जाएगा। हवा के लिए जो एप्सिलॉन का मान होता है 1.000 कुछ 23 होता है, यानी इसको लगभग 1 कह सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कुछ जैसे कुचालक है, तो कुचालक अलग अलग होते हैं, जैसे हम लोग का इसका 5 हो गया। इसके बाद आपको जल का एप्सिलॉन का मान कितना होता है 80। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है चालक या किसी जो धातु का जो एप्सिलॉन का मान होता है ना, वो होता है अनंत। यह हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना होगा कि एप्सिलॉन का कुछ निर्वात के लिए कितना 1, हवा के लिए लगभग 1 लेते हैं। कुचालक जिसे ग्लास वगैरह हो गया उसका मान 5, वो वैरी करते रहता है, क्या होगा। जल के लिए 80 और चालक के लिए कितना होता है अनंत, ठीक है ना। तो यह चीज़ हम लोग का थ्योरी होगा।